हेलो एवरीवन। एक बार कंफर्म कर दो मेरी ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है, कंफर्म कर दो। एक बार रुको यार, ये नेट के नाटक हो रहा है। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं है। कंफर्म कर दो यार एक बार। ओके, देखो स्टार्ट हमें करना है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ आपको। हमें मेनली देखो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में होने को तो बहुत बड़ा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, पर पढ़ना क्या क्या है ना। तो पहला तो हमें पढ़ना है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी एक्स, एक मिनट रुको। एक्स रेज, रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, फिर बॉन्डिंग, और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ये चीजें हमें पढ़नी है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। शुरू के एक दो लेक्चर इसमें थ्योरेटिकल होंगे, तो हो सकता है कि आपको लगे कि बोर बोर चल रहा है और ये बोरिंग सा लग रहा है, पर उसके बाद फिर ये जो है न्यूमेरिकल पे आ जाएगा जब हम जो सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में है तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी थर्ड ईयर में या बीएससी फिफ्थ सेम सिक्स सेम का सब्जेक्ट होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में या तो फोर्थ सेम का होता है या फिर फिफ्थ और सिक्स सेम का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, मतलब कि जो क्रिस्टल है वो क्या होता है। और दो तरह के सॉलिड्स हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम एमॉर्फस सॉलिड और एक हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, एंड देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो क्रिस्टल है वो क्या है। ठीक है, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल एक एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, एटम कह लो, मॉलिक्यूल कह लो या आयंस कह लो, उनका अरेंज्ड ऑर्डर में है ना, रेगुलर अरेंज्ड ऑर्डर में एक अरेंजमेंट है। एटम्स का, आयंस का या मॉलिक्यूल्स जो कि एक अरेंज ऑर्डर में लगे हुए हैं, उन अरेंज ऑर्डर के रिपीटेशन से एक शेप बन रही है। उस शेप को हम क्या नाम दे रहे हैं, उस शेप को हम नाम दे रहे हैं क्रिस्टल, है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऐसे कुछ एटम्स लगे हुए हैं और ये एटम्स ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी चार हैं। यहाँ देखो ये एक तरह का ही एटम रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये पैटर्न को अगर मैं बार बार रिपीट करता जाऊँ, इसी पैटर्न को मैं बार बार रिपीट करता जाऊँ, तो रिपीट करने से क्या होगा कि ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसका जो रिपीटेशन है, लगातार रिपीटेशन से जो शेप बनेगी, जो डेफिनिट शेप बनेगी, दैट इज नोन एज क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या है, सॉलिड। क्रिस्टल क्या है, अ सॉलिड ऑफ डेफिनिट शेप, अ सॉलिड ऑफ डेफिनिट शेप, solid of definite shape with its atom, atoms, molecules और आयंस। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, है ना। अरेंज्ड इन सम रेगुलर रिपीटेशंस, अरेंज्ड इन सम रेगुलर रिपीटेशंस, arranged in some regular repetitions is known as crystal। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। और ये थ्री डायमेंशनल पैटर्न में भी हो सकता है क्रिस्टल होगा, टू डायमेंशनल पैटर्न भी हम इसका देखेंगे, थ्री डायमेंशनल पैटर्न भी हम इसका देखेंगे। तो जो क्रिस्टल है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड। तो ये जो क्रिस्टल है इसके दो टाइप होते हैं,
टाइप वन को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और टाइप टू जो है इसका, टाइप टू, उसको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। और इसको नॉन क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा सॉलिड जो कि, वही डेफिनेशन वापस जो क्रिस्टल की लिखी है, जो कि एटम से या मॉलिक्यूल से या आयन से, जो कि एक अरेंज्ड मैनर में लगे हुए हैं, और उस अरेंज मैनर का जो ग्रुप बना हुआ है उसका लगातार रिपीटेशन जब हो रहा है तो उससे जो सॉलिड बन रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नथिंग बट रिपीटेशंस ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, है ना। रिपीटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ अरेंज्ड मैनर इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नथिंग, crystalline solid is nothing but repetition of group of atoms, ions और atoms in a arranged manner। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जांपल के लिए डायमंड हो गया, NaCl हो गया, है ना, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, डायमंड, NaCl, और फिर आप एग्जांपल लिख सकते हो KCl। इस तरह के सारे जो एग्जांपल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो मान लो मैंने ऐसे कुछ एटम्स का ग्रुप लिया, 1 2 3 4 ऐसा लिया, फिर यहाँ पर ऐसा लिया, ये 1 2 3 4, फिर यहाँ पर ऐसा लिया 1 2 3 4, तो ये एक मैंने ग्रुप बना लिया। अब इस ग्रुप को मैं बार बार रिपीट कराता चलूँ। इस ग्रुप को रिपीट कराने का मतलब है मैंने वापस से इस ग्रुप को कॉपी किया, जैसे कि मैं यही कॉपी करता हूँ। इस ग्रुप को मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने इसके बगल में लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने इसकी एक और कॉपी बना ली और इसको यहाँ लगा दिया इस तरह से। ये इसके अंदर भी होगा, ठीक है, ये गया नहीं। तो इस चीज़ को मैं अगर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और एक अरेंज्ड ऑर्डर में मैं इसको लगा रहा हूँ, तो इसको हम नाम देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जरूरी नहीं कि ये इस तरह से ऑर्डर हो, मान लो ये ऑर्डर इस तरह से भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, इस तरह से ये लगे हुए हैं। तो इस तरह से भी कोई ग्रुप बन सकता था। मतलब होना क्या है कि ये जो ग्रुप बनेगा एटम्स का, आयंस का, सॉलिड्स का, इसको लगातार रिपीट कराना है, एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है। अब वो ब्लॉक आपको कैसे बनाना है वो आपको देखना है, या जो हमें पैटर्न दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो बनेगा इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल और एक होते हैं पॉली क्रिस्टलाइन। एक होते हैं सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं पॉली क्रिस्टलाइन। अब सिंगल क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें एक ही ग्रुप का रिपीटेशन हो रहा है। एक ही ग्रुप का रिपीटेशन का मतलब कि मैंने ये बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा ग्रुप बना लिया एक मैंने। अब इसी ग्रुप का मैं बार बार रिपीटेशन करा रहा हूं, इसी ग्रुप का मैं बार बार रिपीटेशन करा रहा हूं। ये रिपीटेशन करा दिया 1 2 3 4, 1 2, ये इसी ग्रुप का मैं रिपीटेशन कराया जा रहा हूं। सिर्फ एक ही ग्रुप का अगर बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो ऐसा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम नाम देंगे सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ऐसा जो क्रिस्टल सॉलिड होगा जिसके अंदर केवल एक ही ग्रुप ऑफ एटम्स या एक ही पैटर्न का लगातार रिपीटेशन हो रहा है, only one pattern is repetitive thoroughly, then the crystalline solid is known as single crystalline solid। ठीक है, तो यहां पर जो रिपीटेशन होगा ओनली एक रिपीटेशन होगा, एक ग्रुप का रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन ऑफ ओनली वन पैटर्न, तो यहां पर केवल और केवल एक पैटर्न का रिपीटेशन होगा, देन इसको हम नाम दे देंगे सिंगल क्रिस्टलाइन। फिर बात आती है पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पर बात की सिंगल क्रिस्टलाइन में कि एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब है बहुत सारे पैटर्न रिपीट हो गए। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कुछ ऐसा है, मैंने कुछ ऐसा बनाया,
यहां पर मैंने एक ग्रुप बना दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ग्रुप मैंने ये बना दिया। एक ग्रुप कुछ मैंने ऐसे बना दिया, एक ग्रुप कुछ मैंने ऐसे बना दिया, और एक ग्रुप कुछ मैंने यहां पे बना दिया, यहां पर एक ग्रुप कुछ मैंने यहां पर बना दिया। तो अब यहां पर देखोगे आप 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ये हो गया ग्रुप 3, एक ग्रुप ये हो गया ग्रुप 2, और एक ग्रुप ये हो गया ग्रुप 1। तो यहां पर मैंने 3 अलग अलग ग्रुप ले लिए, और इन 3 अलग अलग ग्रुप के रिपीटेशन से मैंने क्रिस्टल बनाया है। तो अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड इस तरह से है कि वो मल्टीपल मल्टीपल पैटर्न से रिपीटेटिव अरेंजमेंट से बन रहा है, इफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेशंस ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ एटम्स, और मल्टीपल पैटर्न्स के रिपीटेशन से कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है, तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या नाम देंगे? पॉलीक्रिस्टलाइन। तो यहां पर पॉलीक्रिस्टलाइन के केस में क्या हो रहा है? रिपीटेशन ऑफ मल्टीपल पैटर्न्स, रिपीटेशन ऑफ मल्टीपल पैटर्न, है ना? तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। अच्छा, अब ये जो मल्टीपल रिपीटेशंस हुए, इन मल्टीपल जो अलग अलग ग्रुप बने, इन अलग अलग ग्रुप को जिन लाइंस ने अलग किया, मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर दी कुछ ऐसे, मैंने लाइंस इनके बीच में सेपरेट करने के लिए बना दी। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन ये हो गई। तो ये जो लाइन है जो इन ग्रुप्स को अलग अलग कर रही है, इन लाइंस को हम क्या नाम देते हैं? इन लाइंस को हम नाम देते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। इन लाइंस को हम क्या नाम देते हैं? ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है, दीज लाइंस आर कॉल्ड ग्रेन बाउंड्रीज। और जो ये ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर जो ये पॉइंट्स है, जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, इनको हम नाम देते हैं ग्रेन्स। ठीक है, इनको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेन्स। और जो ये लाइंस है जो इनको अलग कर रही है, जो एक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। सबसे पहली चीज क्या है कि क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल इज नथिंग बट इट इज अ सॉलिड ऑफ डेफिनिट शेप, जो कि एटम्स के, मॉलिक्यूल से या आयन के अरेंज्ड रिपीटेशन रेगुलर रिपीटेशन से बनता है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड is nothing but repetition of group of atoms or molecules or ions in a arranged manner, then it is known as crystalline solid। दो तरह का होता है, एक सिंगल एक पॉली। सिंगल में का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ एटम है या एक ग्रुप ऑफ आयन है या मॉलिक्यूल बोल लो, उसी का लगातार रिपीटेशन चल रहा है, वो ही लगातार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो उसको हम नाम देंगे सिंगल क्रिस्टल। पॉलीक्रिस्टल का मतलब है कि एक ग्रुप नहीं है केवल, बहुत सारे ग्रुप हैं, मल्टीपल ग्रुप हैं, वो एक से ज़्यादा हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। तो वो उन ग्रुप्स का जब रिपीटेशन चल रहा है, उससे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन अलग अलग ग्रुप्स को जो एक्सेस अलग करते हैं या जो लाइंस अलग करती हैं, उनको हम नाम देते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। और जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, पॉइंट्स हो गए, एटम्स हो गए, इनको हम नाम देते हैं ग्रेन्स। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये रेंज ऑफ ऑर्डर है, मतलब इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या होता है। देखो, मेरे पास मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। इसका एक पर्टिकुलर कोई साइज होगा, इसका कोई पर्टिकुलर साइज होगा, यहां पर इसका कोई साइज होगा। ठीक है, साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आयन। साइज का मतलब क्या है? इसकी रेडियस से। साइज से मेरा मतलब क्या है? ये रेडियस। साइज से मतलब है रेडियस। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो किस ऑर्डर की होगी? इनके साइज के ऑर्डर की होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और आयंस
आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ठीक है, मान लेते हैं, मैं एक बार के लिए कह देता हूं, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है और ये जो इसकी रेडियस है वो r है। तो यहां मैं नोट लगा के भी लिख देता हूं, ये तरीके से लिख देता हूं। तो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आर ऑफ साइज ऑफ आर ऑफ देयर साइज। ठीक है, ये हर किसी क्रिस्टल के लिए होगा, चाहे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, चाहे वो एमॉर्फस सॉलिड हो, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो, चाहे वो नॉन क्रिस्टलाइन हो, ये दोनों के लिए होगा कि जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके साइज के ऑर्डर की ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज ये आती है कि अब कोई एटम है, यहां पे इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, तो ये इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, तो यहां पर इनके पास दो तरह की एनर्जी होगी। एक एनर्जी होगी यहां पर इनके पास मीन पोटेंशियल एनर्जी, और एक एनर्जी इसके पास कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जो एटम है या मॉलिक्यूल है उसके पास कुल में दो एनर्जी होगी, एक एनर्जी होगी मीन पोटेंशियल एनर्जी और एक एनर्जी कौन सी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है यहां पर एक एटम की या मॉलिक्यूल की, दो का समेशन होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। क्यों? अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई तो फिर ये यहां से उठ के यहां भागेगा, ये यहां से उठ के यहां भागेगा, तो इनके बीच में रैंडम मोशन चलेगी और वो रैंडम मोशन हमें करानी नहीं है। तो जो इनकी मीन पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मीन पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन इन कंपैरिजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मीन पोजीशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसके कारण जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है, जो आयन है, वो अपनी जगह पर ही पड़ा रहेगा, है ना। तो हेंस मॉलिक्यूल विल रिमेन इन द सेम पोजीशन। तो मॉलिक्यूल जो है वो किस में रहेगा, सेम पोजीशन में रहेगा। यहां तक बात क्लियर है? बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है? फिर देखो, अब क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी है, नेग्लेक्ट नहीं की है काइनेटिक एनर्जी भी है, तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा। ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा, यानी कि ये ऊपर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो इसका क्या चल रहा है, वाइब्रेशन चल रहा है। तो इस मॉलिक्यूल का जो अपनी जगह पर पड़े पड़े क्या करेगा ये वाइब्रेट करेगा, और जो ये वाइब्रेशन है वो बहुत लिमिटेड होगा ना, ये वाइब्रेशन है बहुत लिमिटेड होगा। आगे चल के मैं एक टर्म बताऊंगा इलास्टिक वेव करके, तो वो इलास्टिक वेव करके हम एक टर्म पढ़ेंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसी तरह से सॉलिड्स की वजह से एक वेव निकलेंगी जिनको हम कहेंगे इलास्टिक वेव्स। तो वो इलास्टिक वेव्स किस कारण से निकलती है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है अपनी जगह पर पड़े हुए क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पर है और अपनी जगह पर ये वाइब्रेशन कर रहा है, पर वाइब्रेशन बहुत तेज नहीं है, वाइब्रेशन क्या है, लिमिटेड है। वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज लिमिटेड। तो ये मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहा है इसका वाइब्रेशन क्या है, लिमिटेड है। ठीक, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी,
कंप्रेसिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ETC आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब इस बात का क्या मतलब हो, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंप्रेसिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होंगी। और जब किसी मॉलिक्यूल की, किसी भी बॉडी की, किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में अलग अलग होती है तो उसको नाम दिया जाता है एन आइसोट्रॉपिक। तो इसको कंबाइंडली, इस पूरी चीज को कंबाइंडली एक नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, एन आइसोट्रॉपिक। इस पूरी चीज को एक नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक, आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है दिशाएं, आगे लगा दिया एन, एन का मतलब है असमान। तो हर डायरेक्शन में इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग। दो वर्ड होते हैं, एक होता है आइसोट्रॉपिक और एक होता है होमोजीनस। तो मैं दोनों समझाता हूं आपको क्या मतलब है इनका। एक वर्ड है आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, और एक वर्ड है होमोजीनस। आइसोट्रॉपिक वर्ड का मतलब होता है गिवन पॉइंट पर, गिवन पॉइंट पर सभी डायरेक्शंस में सेम। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास ये कोई एक्सेस सिस्टम है और इसमें कोई पॉइंट मेरे को दे दिया, ये पॉइंट मेरे को दे दिया, मान लो ये पॉइंट दे दिया, तो गिवन पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज का सेम होना। सभी डायरेक्शंस मतलब इसकी ये डायरेक्शन भी हो सकती है, इसकी ये डायरेक्शन भी हो सकती है, इसकी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, ये भी। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब है गिवन पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज का सेम होना, दैट इज नोन एज आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज का सेम होना, नोन एज आइसोट्रॉपिक। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, होमोजीनस का मतलब होता है सभी डायरेक्शंस में हर पॉइंट पर, मान लो ये डायरेक्शन बना दी मैंने, तो प्रॉपर्टीज यहां पर भी सेम होंगी, यहां पर भी सेम होंगी, यहां पर भी सेम होंगी। तो यहां पर मैंने लिखा गिवन पॉइंट ऑल डायरेक्शन, यहां पर होगा ऑल डायरेक्शन गिवन पॉइंट ना, गिवन डायरेक्शन प्रॉपर्टीज आर सेम, यहां पर लिखा मैंने प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन एट गिवन पॉइंट, यहां पर लिखूंगा प्रॉपर्टीज आर सेम एट अ पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रॉपर्टीज आर सेम एट अ पॉइंट, properties are same at a point in all directions, in all directions। तो इन दोनों शब्द में, दोनों जो वर्ड्स हैं इनमें अंतर है। एक है आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि एक कोई पॉइंट है एक गिवन डायरेक्शन में, उस पॉइंट के ऊपर सभी डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी सेम होना, तो वो आइसोट्रॉपिक है। होमोजीनस का मतलब है सभी डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी सेम है गिवन पॉइंट्स के ऊपर, तो उसको हम होमोजीनस बोलते हैं। यहां पर जो मैंने वर्ड लिखा है एन आइसोट्रॉपिक, तो एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि हमें कोई डायरेक्शन में पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट के ऊपर जितनी भी डायरेक्शंस बन रही है उनमें प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में क्या जा रही है, अलग अलग जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है भाई, यहां तक बात है? फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि बिलो क्रिस्टलाइन टेम्परेचर, क्रिस्टलाइन टेम्परेचर के नीचे ये जो है स्टेबल स्टेट में रहते हैं। क्रिस्टलाइन टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, तो बिलो क्रिस्टलाइन टेम्परेचर दे रिमेन इन स्टेबल स्टेट। बिलो क्रिस्टलाइन टेम्परेचर, बिलो क्रिस्टलाइन टेम्परेचर they remain in stable state। क्रिस्टलाइन टेम्परेचर के नीचे ये स्टेबल स्टेट में रहते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट।
दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि मान लो हमारे पास कोई सॉलिड है, उस सॉलिड का लिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई सॉलिड है और उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है लेट सपोज 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो शार्प का मतलब है कि जिसमें डिफरेंस 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अलाउ, मतलब कि 795 डिग्री सेंटीग्रेड टू 805 डिग्री सेंटीग्रेड, इस रेंज में आते ही ये अपने आप को चेंज करने लग जाएगा। इस रेंज में आते ही अपने आप को क्या करने लग जाएगा? चेंज करने लग जाएगा। जिसका जो टेम्परेचर का डिफरेंस अलाउ है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का केवल अलाउ होता है, तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लेस, अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर approximately 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फिर ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, है ना? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब ये अच्छा खासा वॉल्यूम बनाते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। ठीक, तो इसके अब आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, पहला। दूसरा, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। तीसरा, क्रिस्टलाइन टेम्परेचर के नीचे, क्रिस्टलाइन टेम्परेचर के नीचे ये स्टेबल स्टेट में होता है। यहां पर इसको मैं तरीके से लिख देता हूं, बिलो क्रिस्टलाइन है ये, बिलो क्रिस्टलाइन टेम्परेचर, ये स्टेबल स्टेट में होते हैं। फिर क्या प्रॉपर्टी लिखी मैंने? ये क्या होता है? एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक मतलब इनकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में क्या होती है? अलग अलग होती है। फिर मैंने क्या बताया आपको कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर हमें एग्जाम्पल पूछे जाए तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, जैसे कि NaCl हो गया, जैसे कि KCl हो गया, है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ ग्रुप ऑफ crystalline solid is a solid of definite shape which is formed by the repetition of group of atoms, molecules or ion which is arranged in a repetitive manner, जो कि एक repetitive manner में अरेंज किए गए हैं और एक पैटर्न को रिपीट किया गया है लगातार, तो उससे क्रिस्टलाइन सॉलिड बने। क्रिस्टलाइन सॉलिड दो तरह के, एक सिंगल क्रिस्टलाइन, एक पॉलीक्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टलाइन मतलब जिसमें एक ही तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा है, पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब जिसमें मल्टीपल पैटर्न रिपीट हो रहा है। प्रॉपर्टीज क्या है? एनाइसोट्रॉपिक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, क्रिस्टलाइन टेम्परेचर के नीचे स्टेबल स्टेट में है, एनाइसोट्रॉपिक है। एग्जाम्पल हो गए डायमंड, NaCl, KCl। तो ये तो बात हो गई हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की। फिर हम बात करते हैं किसकी? एमोर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होंगे? ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो क्रिस्टल बना है वो एक अरेंज ऑर्डर में नहीं है, मतलब उसमें एक पैटर्न जो है उसमें जो रिपीटेशन हुआ है एटम्स का या ग्रुप्स, जो एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो एक अरेंज ऑर्डर में नहीं है, वो रैंडमली रिपीट हो गए। रैंडमली रिपीट होने का मतलब है कि कुछ ऐसे बन गया होगा, मान लो एक कुछ ऐसे लग गया, एक कुछ ऐसे लग गया, एक कुछ ऐसे लग गया, एक कुछ ऐसे लग गया। तो जब रिपीटेशन तो यहां पर भी चल रहा है, रिपीटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स तो यहां पर भी चल रहा है, पर ये जो रिपीटेशन है, जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये एक अरेंज ऑर्डर में सेट नहीं है, एक पैटर्न में नहीं लगे हुए, ये रैंडम मैनर में लगे हुए हैं। तो ऐसे जो सॉलिड्स बनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होगा? व्हेन अ सॉलिड इज formed by repetition of group of atoms,
group of atoms, molecules or ions, but they arranged in random manner. They arranged in random manner. Random manner. Then solid is known as non-crystalline solid. Non-crystalline solid. क्लियर है यहां तक? बताइए भाई, यहां तक क्लियर है? आगे चलें? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो गई। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहली चीज क्या होती है, यहां पर मैंने लिखा कि ये एनआइसोट्रॉपिक है। ये जो मैंने लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए लिखा मैंने एनआइसोट्रॉपिक, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज आर सेम, प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन at a given point, at a given point। दूसरा क्या लिखा मैंने यहां पर लिखा, ये होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर के क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये किस ऑर्डर के होते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहां पर मैंने लिखा कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेगुलर होता है। They have regular melting point. They have regular melting point. इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? रेगुलर होता है। फिर फोर्थ, यहां पर मैंने क्या लिखा कि ये जो है, अच्छा यहां पर अलग प्रॉपर्टी आएगी। तो ये जो है कौन से? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको हम एक और नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं सूडो सॉलिड, सूडो और फेक और सुपर कूल्ड लिक्विड। को तीन नाम देते हैं हम, सूडो और फेक सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। सूडो सॉलिड, फेक सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, जैसे कि मैं आप बात करूं एग्जांपल के लिए आइसक्रीम की बात करूं, ये आइसक्रीम का कौन है? ये आइसक्रीम का कौन है? इसमें आपने आइसक्रीम रखी हुई है, ये आइसक्रीम है और इनिशियली टेम्परेचर लो है और उसका जो स्कूप है वो स्कूप से निकालकर आइसक्रीम यहाँ पर रखी है। तो आइसक्रीम यहाँ पर रखी है। अब क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर अगर रेज होगा तो ये आइसक्रीम जो सॉलिड है वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। टेम्परेचर अगर रेज होगा तो ये जो है सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड से ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ तो वेरिएशन होने के साथ सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। इसलिए हम इनको फेक सॉलिड्स कहते हैं या सूडो सॉलिड्स कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनको कहा जाता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या फेक सॉलिड या सूडो सॉलिड। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रेगुलर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल हो जाता है इसका वैक्स हो गया, वैक्स मतलब मोम। और क्या एग्जाम्पल हो गया इसका? वैक्स। और एक और एग्जाम्पल है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी,
मैं बता दूंगा बाद में। एक वैक्स एग्जाम्पल है और एक मेरे को अभी ध्यान दिमाग से निकल रहा है मेरे, मैं बता दूंगा बाद में। ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में। हाँ ग्लास, ग्लास, राइट राइट, ग्लास, ग्लास, ग्लास सही है। वैक्स और ग्लास। अच्छा जी, अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाई आर द मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स, व्हाई आर द मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ज्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं वो लगभग सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ऐसा क्यों? देखो, तीन कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है स्टेबल कंडीशन, एक कंडीशन होती है अनस्टेबल कंडीशन और एक कंडीशन होती है न्यूट्रल कंडीशन। तीन कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है स्टेबल, एक कंडीशन होती है अनस्टेबल और एक कंडीशन होती है न्यूट्रल कंडीशन। तो स्टेबल कंडीशन का मतलब क्या है? जिसमें उसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम हो ना। किसी चीज के पास एनर्जी मिनिमम है तो वो अपनी स्टेबल पोजीशन में पड़ा रहता है, यानी कि ज्यादा वो उछल कूद नहीं मचाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टेबल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करूं कि आपको मैंने कुछ खर्च करने के लिए पैसे दिए, है ना, तो आप शॉपिंग पे चले गए, सारे उड़ा के आ गए क्योंकि आप अपने सुपर एक्साइटेड स्टेट में आ गए। जैसे ही वो पैसे खर्च हुए, आप कहाँ पर आ गए? चुपचाप अपने पुरानी वाली पोजीशन में आ गए, यानी कि शांत हो गए। अनस्टेबल कब है? जब किसी चीज़ के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसके पास, खर्च करने को बहुत कुछ है, तो वो अनस्टेबल में है। न्यूट्रल का मतलब है ना ज़्यादा ना कम, तो वो कौन सी कंडीशन है? न्यूट्रल। तो स्टेबल का कंडीशन का मतलब है मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। ये कौन सी कंडीशन होती है? स्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि सारे के सारे जो लिक्विड है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ज्यादातर सॉलिड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ऐसा क्यों? क्यों होते हैं? क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वो हमेशा किस में पड़े रहते हैं? अपनी स्टेबल स्टेट में पड़े रहते हैं। और कोई भी चीज हमेशा स्टेबल कंडीशन में रहना चाहती है, तो इसलिए लगभग जितने भी सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो एनर्जी है वो मिनिमम है, मिनिमम एनर्जी है, उस वजह से वो किस स्टेट में? स्टेबल स्टेट में है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज दे हैव मैक्सिमम एनर्जी, दे हैव मिनिमम एनर्जी, और तीसरा कुछ ऑप्शन है, चौथा कुछ ऑप्शन है, तो क्या आंसर आएगा? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी किसी भी चीज के पास होगी तो वो स्टेबल कंडीशन में होगा। अगर किसी भी चीज के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी तो वो अनस्टेबल कंडीशन में होगा। क्लियर है यहां तक बात? फिर आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। सबसे पहले मैंने बात की कि क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल के बाद मैंने आपको बताया क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात की, फिर हमने एमॉर्फस सॉलिड की बात की, और अब मैं बात करूंगा क्रिस्टलोग्राफी की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी, crystallography is basically is nothing, it is a term। मिनिमम एनर्जी है तो क्रिस्टलाइन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा यदि उसके पास मिनिमम एनर्जी है। हाँ बिल्कुल, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा यदि उसके पास मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, सही है। क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन, द स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलोग्राफी।
ये जो जो भी हमने पढ़ा, चाहे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे चाहे वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, इनकी स्टडी करने का जो पढ़ाई करने का जो तरीका है, इनकी पढ़ाई करने का जो मेथड है, उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलोग्राफी। तो द स्टडी ऑफ crystalline as well as non-crystalline solids are known as crystallography। तो इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो इनकी जो स्टडी है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्रिस्टलोग्राफी नाम दे रहे हैं। और जब हम क्रिस्टलोग्राफी की बात करते हैं तो कुछ हमारे पास बेसिक चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती है, यानी कि टर्मिनोलॉजी। वो टर्मिनोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है लैटिस पॉइंट से। वो कहाँ से स्टार्ट होती है, लैटिस पॉइंट। एक होता है लैटिस, एक आएगा बेसिस, और एक बनेगा हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर ना। तीन चीजें आएंगी, एक आएगा लैटिस, एक आएगा हमारे पास बेसिस, और एक आएगा हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये तीन चीजें आएंगी। लैटिस का मतलब क्या होता है, लैटिस का मतलब मैं आपको ऐसा समझाऊं कि मान लो मेरे पास कोई ये घर बना हुआ है, घर, ऐसे कोई घर बना हुआ है, ये जो हम बचपन में बनाते थे इसी तरह के घर बनाते थे। तो ऐसा कोई घर बना हुआ है। अब ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा सभी को कि जब भी हम घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें फाउंडेशन बनाना होता है। फाउंडेशन यानी कि नींव खोदना होता है। तो यहाँ पर हम फाउंडेशन बनाते हैं, ये इसके नीचे फाउंडेशन चल रही है, ये फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन के ऊपर पूरा जो है स्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग बनाई हुई है। तो ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। तो क्रिस्टलोग्राफी में भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो वो सॉलिड को बनाने के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर की जरूरत हमें पड़ेगी। कुछ हमें क्या बनाना पड़ेगा, कुछ हमें उसको ज्योमेट्रिकल वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो वो जो फाउंडेशन का काम घर के लिए नींव खोद कर हम करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं घर को बनाने के लिए। इसी तरह से चाहे क्रिस्टलाइन सॉलिड है चाहे वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी शेप किस तरह की होगी, वो किस तरह से ऊपर बढ़ेगा, तो उसके लिए हम एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं लैटिस। ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो कि लैटिस है, ये अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का। यहां पर मैं एटम की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं जो आयंस है उनकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, जो कि एक रिपीटेटिव मैनर में लगे होते हैं, अरेंज ऑर्डर में लगे होते हैं। तो लैटिस क्या है, लैटिस इज नथिंग बट इट इज अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इट इज अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, विच इज अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ रिपीटेटिव मैनर और अरेंज्ड ऑर्डर। तो लैटिस क्या होता है, लैटिस होते हैं अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स in arranged order, arranged and repetitive order। ये ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से फाउंडेशन काम करती है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, ये क्रिस्टल के लिए उसकी एक उसको दिखा देते हैं, उसकी स्ट्रक्चर पता लग जाती है कि ये लैटिस इस तरह से है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगी, इस बात का हमें पता लग जाता है लैटिस से। लैटिस जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है लीनियर लैटिस, एक होता है लीनियर लैटिस, एक हो सकता है प्लेनर लैटिस, और एक हो सकता है स्पैटियल लैटिस। स्पैटियल का मतलब है 3 डायमेंशन। लीनियर लैटिस का मतलब क्या है कि जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर अरेंज्ड है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर अरेंज्ड है, ऐसे लगे हुए हैं। तो इसको हम नाम देते हैं लीनियर लैटिस। 1 डायमेंशनल बोल सकते हो आप इसको, 1 डायमेंशनल। फिर दूसरा आता है प्लेनर लैटिस। प्लेनर लैटिस का मतलब है, मान लो मैंने एक प्लेन बना दिया ऐसे एक्स वाई, ये एक्स है ये वाई है, तो इस एक्स वाई प्लेन में मैंने अरेंज कर दिया लैटिस ऐसे।
अब ये देखो एक रिपीटेटिव मैनर में चल रहे हैं, अरेंज ऑर्डर में चल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनर लैटिस। प्लेनर लैटिस। और अगर मैं इसकी 3 डायमेंशन बना दूं, 3 डायमेंशन बनाने का मतलब है कि मैं इसमें जेड डायरेक्शन में निकाल दूं। मान लो मैंने ऐसे जेड डायरेक्शन में निकाल दी, ये एक्स है तो ये वाई है। मैंने कुछ इसको ऐसे बना दिया, 1 2 3 4, यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। तो इस तरह का अरेंजमेंट अगर मैंने बना दिया, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट मैंने बना दिया, इसको हम नाम देते हैं स्पैटियल लैटिस या 3 डायमेंशन लैटिस। तो इसको हम बोलते हैं स्पैटियल लैटिस और 3 डायमेंशन लैटिस। यहां तक बात क्लियर है भाई? सुनाई दे रहा है? मैं नेट कनेक्शन आ रहा है क्या? आ रहा है। यहां तक क्लियर? अब जब मैं लैटिस के लिए बात कर रहा हूं, तो लैटिस के लिए एक पॉइंट होता है जिसको आप ध्यान रखना, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इन अ लैटिस, इन अ लैटिस, इन अ लैटिस, each and every point, each and every point is identical, identical with respect to its surrounding, with respect to its surrounding, with respect to its surrounding। लैटिस के अंदर हर एक पॉइंट इसकी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल होता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई प्लेनर लैटिस बनाया, ऐसे कोई मैंने प्लेनर लैटिस बना दिया, ठीक है। अब मैं यहां से यहां बैठ के इस पॉइंट को देखता हूं, यहां मैं बैठ गया और यहां पॉइंट बैठ के मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, इस पॉइंट को मैं यहां बैठ के देख रहा हूं, फिर इस पॉइंट को मैं यहां से देख रहा हूं। तो हर जगह से मेरे को इसकी सराउंडिंग ये आइडेंटिकल नजर आएगा, मतलब कहीं से भी देखो ये हर जगह से मेरे को सेम पोजीशन में दिखाई देगा। तो इस प्रॉपर्टी, इसके कारण हम क्या कहते हैं कि लैटिस के लिए ईच एंड एवरी पॉइंट इज आइडेंटिकल विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसकी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हर एक पॉइंट क्या रहता है? हमेशा आइडेंटिकल रहता है। अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जितने भी पॉइंट होंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इससे क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो लैटिस क्या है? लैटिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अरेंज्ड एंड रिपीटेटिव ऑर्डर। अगर ये 1 डायमेंशन में लगे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर लैटिस। अगर ये एक प्लेन के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं प्लेनर लैटिस। और अगर ये एक 3 डायमेंशन के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं स्पैटियल लैटिस, है ना। स्पेस लैटिस भी बोल सकते हैं या स्पाशियल लैटिस भी बोल सकते हैं, 3 डायमेंशन लैटिस भी बोल सकते हैं। अब जब मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन है, फाउंडेशन का मतलब है गड्ढा खोद दिया ना, नींव बना दी, नींव बना दी। इसी तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट बिछा दी, उस पॉइंट के ऊपर क्रिस्टल उठाना है, पूरा का पूरा पॉइंट्स के ऊपर क्रिस्टल बनाना है। तो ठीक इसी तरह से जैसे हमें मकान बनाना है, घर बनाना है, तो उसके लिए हमने जो फाउंडेशन है वो बना दिया। उस फाउंडेशन के अंदर कौन भरे जाएंगे? पत्थर भरे जाएंगे, पत्थर भरे जाएंगे पहले। उसके अंदर ब्रिक नहीं आएगी, उसके अंदर पहले स्टोन आएगा। तो उसके अंदर पहले स्टोन बना जाएगा। स्टोन क्यों? कि वो पूरा का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक खड़ा करना है। तो बिल्डिंग ब्लॉक खड़ा करना है तो उसके लिए हमें फाउंडेशन मजबूत चाहिए। तो अब यहाँ पर पत्थर और ईंट तो है नहीं, यहाँ पर कौन है? एटम्स है या मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मान लो मेरा एक लैटिस बना हुआ है, ये मेरा लैटिस बना हुआ है। अब इस लैटिस के ऊपर मैंने मॉलिक्यूल्स बिठा दिए। ये मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पर बिठा दिया, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बिठा दिया, ये मॉलिक्यूल यहाँ बिठा दिया, यहाँ पर, 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 यहाँ पर। तो लैटिस के जब मैंने एसोसिएट करा किसके साथ? मॉलिक्यूल्स या एटम के साथ, है ना। तो अ लैटिस एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स और एटम्स,
is known as basis. Lattice associated with molecules and atoms is known as basis. तो जो ग्रुप ऑफ एटम्स है अटैच टू लीड लैटिस पॉइंट, ग्रुप ऑफ एटम्स, यहां लिख देता हूं मैं बेसिस। बेसिस क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स attached to each lattice point, attached to each lattice point, attached to each lattice point is known as basis, is known as basis। ठीक है, ध्यान रहे कि लैटिस के अंदर ना एटम था ना मॉलिक्यूल था, पर जो बेसिस है, बेसिस क्या है? जो लैटिस पॉइंट्स बनाए हुए थे उनके ऊपर हमने क्या लगा दिया? उनके ऊपर मॉलिक्यूल लगा दिया। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आपका क्लासरूम है, कॉलेज का क्लासरूम है, उसमें हालांकि जो टेबल चेयर है वो अरेंज ऑर्डर में तो होते नहीं है, पर एक बार के लिए मान लें कि टेबल चेयर अरेंज ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो वो टेबल चेयर अरेंज ऑर्डर में लगे हुए हैं तो उनको बोला हमने लैटिस। फिर उन टेबल चेयर पर आप जाके एक सिस्टमेटिक मैनर में बैठ गए, यानी कि एक टेबल पर एक बच्चा जाके बैठ रहा है, तो वो आपको ट्रीट किया जा सकता है किसकी तरह? एक मॉलिक्यूल की तरह या एटम की तरह। तो जब हमने उन सीट्स के ऊपर स्टूडेंट्स को बिठा दिया तो उसको नाम दिया हमने बेसिस। क्लियर है यहां तक? अब जो बेसिस में मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू ईच लैटिस पॉइंट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पॉइंट के साथ एक एटम एसोसिएट किया जाएगा। हर एक एटम के साथ हर एक पॉइंट के साथ एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ बेसिस, नंबर ऑफ एटम्स इन अ बेसिस मे बी वन, or it could be, or it could be as large as possible। मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि यहां पर एक पॉइंट है तो एक ही एटम आके बैठेगा। यहां पर एक भी हो सकता है जो कि अधिकतर मेटल्स में होता भी है, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो कि लार्ज स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में बनते हैं। मतलब कोई बहुत बड़े बड़े मेटल होते हैं तो उनमें एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या बहुत सारे एटम्स हैं वो भी आकर बैठ जाते हैं। तो बेसिस हो गया ये। थर्ड मैंने बात की, एक हो गया हमारे पास लैटिस, फिर हो गया हमारे पास बेसिस, फिर आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एंड बेसिस। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ बेसिस टू एवरी लैटिस पॉइंट, है ना। लैटिस पॉइंट्स और जो बेसिस है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर एडिशन ऑफ बेसिस टू एवरी लैटिस पॉइंट, और यू कैन से कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो मिल रहा है बेसिस प्लस लैटिस से मिलकर। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द एडिशन ऑफ बेसिस टू एवरी लैटिस पॉइंट, और आप इसको डायरेक्टली इस इक्वेशन के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं कि बेसिस प्लस लैटिस। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिस क्या होता है, तो बेसिस इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू ईच लैटिस पॉइंट नोन एज बेसिस। ये जरूरी नहीं कि जो नंबर ऑफ एटम्स अटैच किया जाए वो एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लैटिस का मतलब क्या हुआ? लैटिस का मतलब हुआ
अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अरेंज एंड रिपीटेटिव ऑर्डर इज नोन एज लैटिस। तीन तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर लैटिस, एक होता है प्लेनर लैटिस और एक होता है स्पेटियल लैटिस। लीनियर का मतलब वन डायमेंशनल, प्लेनर का मतलब एक प्लेन के अंदर, और स्पेटियल यानी कि थ्री डायमेंशनल लैटिस का मतलब है कि तीन डायमेंशन में 3D फॉर्म में वो बढ़ रहा है। इसके पहले मैंने बात की नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की, उसके पहले बात की मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्वेश्चंस जो यहाँ से फॉर्म होंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन फॉर्म होंगे। क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज रेगुलर मेल्टिंग पॉइंट, कौन से लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, कौन से शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो आइसोट्रॉपिक होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन आइसोट्रॉपिक या एन आइसोट्रॉपिक होते हैं वो कौन से होते हैं। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा लैटिस क्या होते हैं, लैटिस के लिए उनका जो हर एक पॉइंट है वो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल होना चाहिए या अनआइडेंटिकल होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो इक्वेशन लिख के आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी सही है। बेसिस क्या होते हैं ये आपसे पूछ लेंगे। और उसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं, ट्रांसलेशन ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ट्रांसलेशन ऑपरेशंस होते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होते हैं, 2D ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या होते हैं, 3D ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या होते हैं, तो वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा इसमें मिलर इंडाइसिस ऑफ डायरेक्शन, मिलर इंडाइसिस ऑफ प्लेन, है ना, वो आएगा। और फिर हम वो मिलर इंडाइसिस की निकालना सीखेंगे। इसमें फिर आएगा आगे यूनिट सेल्स की वैल्यू निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन निकालना, एफसीसी की डेंसिटी निकालना। तो आज का और कल का जो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल रहेगा, उसके बाद ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत मज़ेदार सा सब्जेक्ट है, आगे चलते जाओगे तो बहुत ईजी सा बनता जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं कल सेम टाइम। टिल देन थैंक यू, बाय।